हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। इट्स शिवानंद पांडे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मैटर। केमिस्ट्री हम लोग आज पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में जो स्टार्टिंग होता है वो होता है मैटर से। ठीक है, बैंक एसएससी लेवल पे कोई बहुत हार्ड केमिस्ट्री नहीं पूछी जाती है, आप लोग से बहुत नॉर्मल केमिस्ट्री पूछी जाएगी। और स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैटर से क्वेश्चन आते हैं, केमिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ ज्यादा हार्ड नहीं आता है। 11th-12th लेवल का बिल्कुल भी नहीं आता है। 9th से 10th लेवल का क्वेश्चन आता है। ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता है। बैंक एसएससी लेवल पर इतना सब कोई कर ले जाता है। बात आती है केमिस्ट्री की। सबसे पहले हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री मीडियम थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, ताकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उन्हें भी समझ में आएगा। केमिस्ट्री इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक्चुअली में जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में जो भी एलिमेंट्स पाए गए हैं, जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो सभी एलिमेंट्स को या उन सभी एलिमेंट्स के बारे में जितनी स्टडी की जाती है, उनके संगठन यानी कि कंपोजिशन के बारे में हो, चाहे फिर उनके स्ट्रक्चर के बारे में हो, अर्थात उनकी संरचना के बारे में हो, चाहे जैसे होती है, वो सब का सब हम सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में करते हैं, और कोई ऐसा ब्रांच नहीं है। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एनी एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, किसी भी तत्व या कंपाउंड यानी कि यौगिक मिश्रण, इन तीनों में से किसी का भी अगर हमको पूरा का पूरा संगठन जानना है, कंपोजिशन जानना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, वो कैसे बॉन्ड बनाता है, कैसे बॉन्डिंग रखता है, उसका संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसका, ये सब अगर हमको जानना है तो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में वो हम जान सकेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री में। फर्स्ट टॉपिक ही होगा हमारा मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर सिंपल से हम लोग कहेंगे कि हाँ, कोई भी चीज जो हमारे सराउंडिंग्स में है वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। बस उसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला कि वो कोई जगह घेरती हो, मतलब कि उसका कोई फिक्स वॉल्यूम हो। ठीक है, कोई फिक्स वॉल्यूम हो उसका, अर्थात वो चीज एग्जिस्ट करती हो, सामने हो। ठीक है, दूसरा ये कंडीशन है कि उसका अपना खुद कुछ वेट हो। ठीक है, वेट। तो मैटर में क्या हमने बताया? सबसे पहले हमको देखना है कि मैटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहला, और वो है स्थान घेरना, अर्थात वॉल्यूम। स्थान घेरती है। मैटर क्या करती है? जो भी मैटर होगा वो क्या करेगा? स्थान घेरेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस स्टिकर की बात करते हैं, ये कहते हैं स्केच पेन की बात करते हैं। ये स्केच पेन है, ये एक मैटर है। क्यों मैटर है? इसलिए मैटर है क्योंकि इसका अपना एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है। ठीक है, इसका कुछ भी है अपना। उसी तरीके से हम कोई और लेते एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दिस, ये पेन। ठीक है, ये भी एक मैटर है। तो हमारे आसपास में जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वो अगर स्थान घेरती हैं और उनका खुद का अपना मास है, वेट है, चूंकि वेट है तो इसका मतलब मास भी उसमें आ जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि भार बराबर क्या होता है। वेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं भार। भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, जैसे दूसरा चीज हमने क्या बताया इसमें? भार, उसका खुद का भार हो। भार को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेट। ठीक है, WEIGST, वेट। वेट इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी। इसका मतलब कि कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग, कोई ऐसी वस्तु जो जिसका अपना वेट हो। और वेट का मतलब क्या? वेट क्या होता है? सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे, वेट क्या होता है? कुछ लोग कभी कभी ये पूछता है कि, एक बार ये पूछा हुआ है मेरे दिमाग में ये चीज कि वेट में भार और द्रव्यमान दोनों में अंतर है, ऐसे करके पूछा है। बैंक एसएससी में सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है इसमें क्या अंतर है। ये पूछेगा कि भार और द्रव्यमान में निम्नलिखित अंतर है, उसके बाद 4 स्टेटमेंट दे देगा। नीचे कहेगा इसमें से कौन सा सही है। तो चारों में से एक सही होगा, और वो सही वाला ये होगा कि जो भार होता है वह द्रव्यमान और त्वरण, एम को कहते हैं हम लोग मास। ये जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी चीज है। और जी इज इक्वल टू होता है ग्रेविटी। ठीक है, मास और ग्रेविटी। मास का मतलब होता है द्रव्यमान,
द्रव्यमान, और G का मतलब होता है त्वरण। ठीक, अर्थात कोई भी मैटर द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से जो भार प्राप्त होता है, ठीक है, उसके और उसके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कि हां वो है या नहीं है। ठीक है, यहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि W इज इक्वल टू क्या है, मास इंटू ग्रेविटी, यानी W बराबर m इंटू जी। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी में अब मास जो है क्या होता है, मास, द्रव्यमान और मास। तो यही हमारा मुख्य बिंदु था कि द्रव्यमान और मास में क्या अंतर होता है। तो जो द्रव्यमान और भार यानी कि वेट और मास में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। तो जो वेट होता है उसमें मास होता है, लेकिन मास में वेट नहीं होता। ठीक है, मास में वेट बिल्कुल नहीं होता। तो वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि मास वो है जैसे किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर की जितने भी संगठन हैं, जितने भी कंपोजिशंस हैं, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उन सभी का सम कर दिया जाए। ठीक है, वो कहलाता है द्रव्यमान। ठीक, वो जितना इकाई होगा, अगर 10 हुआ तो द्रव्यमान हो गया। बस उसमें अगर हम ग्रेविटी से यानी कि त्वरण से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है वो भार, यानी कि W बराबर m इंटू जी। ठीक, तो मैटर क्या है, मैटर वो है जो कोई भी वस्तु हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग में होती है, बस उसमें क्या दिखाई देना चाहिए हमको, वो स्थान घेरे और दूसरा उसका एक अपना भार हो। ठीक है, द्रव्यमान होगा तो भार होगा, द्रव्यमान होगा तो भार होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान है, और अगर यहां पर है तो हम जानते हैं कि ग्रेविटी है, तो उसमें 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा द्रव्यमान को क्या निकल, भार निकल जाएगा उसमें। वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी हो जाएगी वो चीज। ठीक है, ये था हमारा मैटर। एग्जाम्पल में हम कुछ भी ले सकते हैं, हमने आपको पहले ही बता रखा है। अब चाहिए आप कुछ भी ले लें, यहां पे हम टेबल ले लेते हैं, चाहे चेयर ले ली जाए या पेन, कुछ भी, एनीथिंग, ये सब क्या कहलाएगा, मैटर कहलाता है, यानी कि द्रव्य कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद आती है बात स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर्स के स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है द्रव्यमान की अवस्थाएं। ठीक है, द्रव्यमान की अवस्थाएं। मैटर कितने स्टेट होते हैं, मैटर के 3 स्टेट मेन होते हैं, मुख्यतः 3 स्टेट होते हैं। सबसे पहला है इसमें सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट्स मैटर के पाए जाते हैं, यानी कोई भी वस्तु 3 अलग अलग स्टेट्स में हो सकती है। सॉलिड बहुत कठोर हो, लिक्विड थोड़ा फ्लूइड टाइप का हो, ठीक है, जैसे पानी, दूध, ठीक है, कोई सोल्यूशन, कोई विलयन। गैस हम जानते हैं। तो कोई भी मैटर 3 टाइप का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, एक अलग स्टेट आया है, उसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, और ये 4 स्टेट हमारे पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल हम लोग उसको सिर्फ 3 पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अगर चौथा भी पूछता है तो चौथा स्टेट क्या होगा, हमें याद रखना चाहिए, वो चौथा स्टेट होता है प्लाज्मा स्टेट। इसका हिंदी में भी यही नाम है, इंग्लिश में भी यही है। सॉलिड पता ही होगा, लिक्विड द्रव कहते हैं, गैस हो गया। तो हिंदी मीडियम के लोग को भी इतना चीज नॉर्मल समझ में आता है, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप यकीन मानिए आपको ये चीज थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। अगर हिंदी मीडियम में होने के बावजूद अगर आपको ये सब फिर भी नहीं पता है, इंग्लिश इतना नॉर्मल इंग्लिश नहीं पता है, तो आपको ये चीज सीखना पड़ेगा। उसमें रीजन ये है कि आप कई बार क्या होता है कि हिंदी बहुत कठिन हो जाती है, और इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आसानी से हम लोग समझा सकते हैं। ठीक, यह है द्रव्यमान की अवस्थाएं। 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का एग्जांपल हम दे देंगे। सॉलिड का एग्जांपल में कोई भी चीज जो सॉलिड हो, जैसे चेयर,
ठीक, या टेबल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल, बस वो सॉलिड हो। ठीक, लिक्विड में कोई एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? मिल्क ले सकते हैं, ठीक है, वाटर ले सकते हैं, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये दोनों चीज हमने क्या लिया? लिक्विड का एग्जांपल। या गैस में कुछ भी, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब के सब क्या है? गैसेस हैं। ये सब, अब इन सब का कुछ ना कुछ अपना कंपोजिशन होता है। सॉलिड्स में भी कुछ कंपोजिशन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चेयर है, तो चेयर के कुछ ना कुछ ऐसे कंपोजिशन होते हैं जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन होते हैं उसमें। लकड़ी का चेयर है तो सारा का सारा उसमें कंपोजिशन क्या होगा? लकड़ी का ही होगा, लेकिन गलत हो जाएगा ना, पूरा लकड़ी का होगा। लकड़ी का होगा तो क्या मतलब? लकड़ी का है तो सिर्फ और सिर्फ लकड़ी से बना? नहीं, उसमें फेविकोल लगाया गया है, उसमें कील लगाई गई ताकि उसको क्या कहते हैं? सेट किया जा सके। तो ये जो सॉलिड, मतलब कि हम केमिस्ट्री में किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बारे में सब चीज जानते हैं, उसको हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वो केमिस्ट्री में ही होती है। स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। अब उसके बाद में आती है बात सॉलिड का। सॉलिड को हम कैसे पहचानेंगे? क्या चीज सॉलिड है, क्या नहीं सॉलिड है? सॉलिड में डक्टिलिटी होती है, वो तन्यता होती है। उसे क्या कर सकते हैं? सॉलिड बहुत कड़ा होता है, लिक्विड उतना ही फ्लूइड होता है। सॉलिड कड़ा होता है, जैसे हमने बता दिया चेयर कड़ा है, वहीं लिक्विड क्या है? चेयर बहुत कठोर होता है, और लिक्विड उतना ही फ्लूइड, उतना ही तरल। लिक्विड का मतलब कोई भी तरल पदार्थ जिसका अपना एक आयतन हो, लेकिन वो जो आयतन होता है वो फिक्स नहीं होता है। हम लिक्विड को क्या कर सकते हैं? लिक्विड को अगर हम एक एग्जांपल के लिए बताते हैं, जैसे ये एक ग्लास, इस ग्लास में अगर हमने इतना वाटर रखा हुआ है, इसमें इतना पानी रखा हुआ है, तो इसका वॉल्यूम, इसका जो है आयतन क्या होगा? यहां तक आएगा, ये दिखाएगा। आयतन तो फिक्स है, इतना ही है ये, लेकिन इसका शेप नहीं फिक्स है। लिक्विड का शेप क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाटर लिया हुआ है, अभी इतने से वाटर को, इतना सा इसमें वाटर है, ये थोड़ा कांच का ग्लास आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा अंदर से वाटर, इतना सा इसमें वाटर रखा हुआ है। इस वाटर को हमने इस ग्लास में रखा तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। इसी वाटर को हम एक बड़े प्लेट में रखें, एक थाली में रखें, तो एकदम उस थाली का शेप लगा लेगा। ठीक है, ये चीज है कि जो लिक्विड होता है वो वॉल्यूम तो उसका होता ही होता है, लेकिन उसके पास एक फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, ये सॉलिड में है, सॉलिड, या ये कह सकते हैं कि सॉलिड का जो है शेप फिक्स नहीं होता है। सॉलिड में क्या होता है कि हम सॉलिड को काट करके अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, गैस का तो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है ना, मतलब कि वो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। उसको हम अगर सिलेंडर में रख दे तो सिलेंडर टाइप का हो जाएगा, मतलब कि एक उसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हाँ, गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है, उसका क्या कहते हैं वो शेप उसका फिक्स होता है, उसका आकार फिक्स होता है। क्यों उसका आकार फिक्स होता है? गैस का आकार क्यों फिक्स होता है? हम इसे तो कह सकते हैं क्योंकि गैस को अगर हम सिलेंडर में रखें, सिलेंडर टाइप का हो जाएगा, ग्लास में रखें तो ग्लास टाइप हो जाएगा। ऐसे ही लिक्विड भी है, लिक्विड के साथ भी सेम टू सेम यही होता है। ठीक है, तो हम यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे सॉलिड का। सॉलिड के केस में क्या होता है? सॉलिड यानी कि ठोस। कोई चीज ठोस है तो ठोस होने का मतलब क्या है कि उसका आकार अनिश्चित होता है, यानी कि सॉलिड का शेप फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया इसमें। जबकि गैसों का न तो कोई आकार होता है और न ही उसका कोई फिक्स आयतन होता है। ठीक है, हम उसको क्या कर सकते हैं कि एक जगह फिक्स कर सकते हैं कि हाँ, गैस है, अगर 10 किलो गैस है, मार्केट में जाते हैं हम लोग 3 किलो 5 किलो गैस बनाते हैं। हर घर में सिलेंडर आ गए हैं, 14 किलो का आता है, 10-12 किलो का सबका आता है। हम क्या करते हैं? गैस भराने जाते हैं। तो जब गैस भराने जाते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि 3 किलो सिलेंडर में गैस भर दो, 5 किलो भर दो। तो क्या करता है वो? एक बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में भर देता है। मतलब क्या? उसका कोई फिक्स आयतन नहीं है गैस का, लेकिन चूंकि हमने क्या किया है, उसको एक अलग अलग उसको क्या शेप में रखा है। उसको सिलेंडर में रखा है तो सिलेंड्रिकल टाइप का हो गया, किसी और में रख देंगे। सबसे अधिक डिफ्यूजन तो गैस का ही होता है। डिफ्यूजन मतलब विसरण। गैस अगर हल्का सा कहीं ये जगह खुला रहे, बहुत तेजी से घूम जाएगी।
ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस में गैस का जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत तेजी से होता है। गैस का डिफ्यूजन सबसे अधिक होता है, उसके बाद लिक्विड्स का होता है कि लिक्विड को क्या होता है कि ये जगह अगर पानी गिर जाए, थोड़ा सा स्लोप रहे, थोड़ा सा ढलान रहे, तो क्या होता है, पानी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाता है। ठीक है। ये चीज जो होती है डिफ्यूजन में देखा जाता है कि गैस सबसे अधिक होता है, लिक्विड का उससे कम होता है और सॉलिड का बिल्कुल भी नहीं होता है, जब तक कि उसको हम एक्स्ट्रा फोर्स ना लगा दें। ठीक है। तो ठोसों का आकार निश्चित होता है, लिक्विड्स का नहीं निश्चित होता है, गैस का तो बिल्कुल भी नहीं निश्चित होता है। ठीक है। ऐसे ही हम, एक सेकेंड, ठीक है, ठोस के अणु जो गतिमान रहते हैं, ठोस के अणु मतलब कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, लिखेंगे यहां पे हम सॉलिड पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं और जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, लिक्विड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स, ये जो भी हैं। उसके बाद गैस पार्टिकल्स। हम जरा एक चीज जानते हैं इसके बारे में, बताते हैं फिर। पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स में डिफ्यूजन बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है। ये दो चीज हमने पहले बता रखा है। गैस में सबसे अधिक होता है। अब जो तीसरी चीज आती है कि सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड पार्टिकल्स या गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कैसे बॉन्डेड होते हैं, कैसे उसके पार्टिकल्स आपस में बंधे होते हैं। जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े कड़े टाइप होते हैं, ऐसे हुआ, सब के सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे ऐसे। ठीक है। ऐसे ऐसे जुड़े रहेंगे, मतलब कि इनमें जो एक दूसरे को बांधे रखने का, बॉन्डेड रखने का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉलिड्स में सबसे अधिक होता है। मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो सॉलिड में अधिक होता है, लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। ठीक। सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड के अणु या ये, एक सेकेंड, अणु मतलब एटम्स, ठीक है, या पार्टिकल्स से हम ले लेते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, गतिमान रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ मोशन करते रहते हैं। सॉलिड के कम मोशन करते हैं, लिक्विड के थोड़ा ज्यादा करते हैं, गैस के और भी ज्यादा करते हैं। इतना मोशन करते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल हम गैस का बताते हैं, डिफ्यूजन का भी हो चाहे कुछ मोशन कर लिया जाए। होता क्या है कि अगर हम एक कमरे में एक साइड में किसी भी एक कॉर्नर से हल्का सा स्प्रे करते हैं, वो स्प्रे चाहे परफ्यूम का हो, चाहे हमारे घर में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे ये कोई भी चीज परफ्यूम हो जाए या पाउडर वगैरह है, कुछ भी ऐसा लगा रहा है, तो क्या होता है कि परफ्यूम को कर लें या स्प्रे अगर छिड़क देते हैं, थोड़ा सा परफ्यूम मार देते हैं, तो क्या होता है कि एक कमरे के एक कॉर्नर से वो चीज तुरंत डिफ्यूज होकर दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। ना दूसरे कमरे में पहुंचे तो भी एक ही कमरे के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे बहुत जल्दी पहुंच जाती है। ठीक है। ये चीज क्या है, डिफ्यूजन, विसरण। इसको हिंदी में कहते हैं विसरण, इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक। तो गैसेस का जो गैस होते हैं ना, गैसों का डिफ्यूजन सबसे अधिक होता है, बहुत तेजी से एक जगह से दूसरे चले जाएंगे। सबसे दूसरा सिंपल एग्जांपल है गैस का। अगर घर में गैस का जो वो बर्नर होता है, अगर वो खुला रह जाए, अगर वो ओपन रह जाए और गैस निकल रही है, तो क्या होता है कि हम एक कमरे में नहीं, आप कहीं दूसरे मकान में रहो तो भी अगर खिड़की खुली हुई तो खिड़की से पता चल जाएगा हाँ उनके घर में गैस खुला हुआ है। ये चीज पता चल जाएगी कि उनके घर में गैस खुला हुआ है। ये चीज कैसे पता चला, डिफ्यूजन। यहां पे सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन और कोई दूसरी चीज नहीं है। गैस का डिफ्यूजन सबसे अधिक होता है, इसलिए तुरंत भाग करके दूसरे चली जाती है। गैस के एटम्स, उसके पार्टिकल्स, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वे बहुत ही अधिक गतिमान होते हैं, वे एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत तेजी से भाग जाते हैं। ये चौथा हम बता रहे हैं आपको, गतिमान होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स मतलब कि ठोस पदार्थ जो होता है, ठोस पदार्थ के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं, बहुत मतलब कि जैसे कहते हैं ना, उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। लिक्विड के थोड़े से हल्के होते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। गैस बिल्कुल दूर दूर, बहुत दूर दूर रहते हैं।
ये 4 डिफरेंस है, बहुत ही डिफरेंस, इतना 4 मेन है, एग्जाम में भी ऐसे ही आता है। ये तो 9-10 का एग्जाम नहीं, हमको डिटेल में बताना है, ठीक है। इसमें ये पूछा जाता है कि गैस और ठोस में, जैसे परीक्षा में पूछ सकता है कि ठोसों एवं गैस में किसका विसरण दर अधिक होता है, तो सही बात है, विसरण दर किसकी अधिक होगी, गैस की अधिक होती है, ठीक है। ये चीज बस याद रखिए। उसके बाद ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन के कारण किसी भी अवस्था को, लिखते हैं यहां पे, ताप मतलब टेम्परेचर एवं दाब मतलब प्रेशर। दाब और ताप ये दोनों अगर हम परिवर्तन कर दें, क्या कर दें, परिवर्तित कर दें, परिवर्तित करने से पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, ठीक है। मतलब कि व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर एंड प्रेशर, whenever we change the temperature and pressure, the state of matter will be changed. याद रखिएगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब भी हम इन दोनों में कोई भी चेंजिंग करते हैं, कोई भी चेंजिंग की जाए, तो इनका क्या होता है कि स्टेट जो है चेंज हो जाता है। जैसे कोई चीज अगर सॉलिड में है, कोई चीज अगर सॉलिड में है, हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, हम इंक्रीज कर देते हैं। लिक्विड में कर देते हैं उसको। जैसे ही हम किसी सॉलिड में क्या करते हैं कि इसको हम हीट करते हैं, तो क्या होता है, वो या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस में कन्वर्ट होने वाले एग्जाम्पल बहुत कम है, जैसे नैप्थलीन, कैम्फर, उसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। कैम्फर हो गया, नैप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, या अमोनियम क्लोराइड हो गया, इन सबको हम क्या करते हैं, जब भी हीट करते हैं तो क्या करता है, वो लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि टेम्परेचर हम उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। दूसरा सबसे सिंपल एग्जांपल हम बताते हैं जरा आपको। सबके घर में फ्रिज होगा, यहां पे सभी के घर में फ्रिज होता है। फ्रिज में क्या होता है, वाटर को हम रखते हैं, वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। उसके टेम्परेचर में हम चेंज कर रहे हैं। बाहर अगर हम उसको वाटर को रखते हैं तो गर्म वाटर रहता है, गर्म जल होता है, वो जल क्या होता है, गर्म रहता है या नॉर्मल पे रहता है। क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर 25-26 या अधिक से अधिक, अगर उस दिन बहुत गर्मी है तो 30-32-35 चला जाता है। हम जब फ्रिज में रखते हैं उस चीज को, उसी वाटर को जब हम फ्रिज में रखते हैं तो वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम उसका टेम्परेचर वहां पे कम कर दिए हैं। बाहर के टेम्परेचर 26 है, अंदर का टेम्परेचर हमने 15 कर दिया। जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, वाटर का टेम्परेचर घट जाएगा। जब टेम्परेचर घटेगा तो वो कोल्ड हो जाएगा, ठीक। और जब और कम कर दिया जाए, 10 तक कर दिया जाए, जब 10 तक कर दिया जाएगा तो क्या होगा, वो सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में, लिक्विड और क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चूंकि हमने वाटर ले रखा है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है उसको, तो हम उसको फ्रीज करेंगे। तो जब भी हम किसी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उस पर्टिकुलर मैटर को क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। फ्रीज करने का मतलब उसको लेकर के उसका टेम्परेचर, उसको ऐसे जगह पर हम रखते हैं कि उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए, तो क्या होगा, वो फ्रीज हो जाता है। मतलब कि वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ जाती है। एक सेकेंड, वो क्या होता है, वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ जाती है। उसी प्रकार से लिक्विड होता है। हम अगर लिक्विड को लेते हैं, ठीक है, लिक्विड लिया, लिक्विड को हम हीट करते हैं या उसे हम बॉयल कर देते हैं, ठीक, वो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। किस में कन्वर्ट होता है वो, सिंपल सी बात है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, वाटर, वाटर लिया, जल ले लिया। कुछ लोग को ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा, कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो एग्जाम्पल से, इसलिए हम एग्जाम्पल बता के चल रहे हैं कि इसमें बोर होने की कोई जरूरत नहीं है। आप एकदम पूरा टाइम लेकर के पढ़ें इसे। गैस, कोई भी ऐसा लिक्विड जिसे हम हीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर को हमने हीट किया, हीट करने पर क्या मिलेगा, उसके वेपर फॉर्म, वाटर का वेपर फॉर्म आता है। वेपर फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, गैसियस स्टेट कहलाता है। उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, वेपर्स को कलेक्ट कर लेते हैं जगह, हो गया, गैसियस स्टेट में बन गया। यानी कि जब भी हम किसी सॉलिड का या लिक्विड का या गैस का टेम्परेचर या प्रेशर चेंज कर देते हैं, वो क्या बन जाता है,
अपना मतलब कि स्टेट ऑफ मैटर उसका चेंज हो जाता है इनडायरेक्टली। ठीक है, कुछ भी हो, बस टेम्परेचर और प्रेशर आप चेंज कर दीजिए, बाकी सब कहानी वो खुद से संभाल लेगा, मैटर चेंज कर देगा। अब आती है बात नेक्स्ट, एलिमेंट्स, तत्व, यानी कि एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं? वह शुद्ध पदार्थ, पहले हम हिंदी में बोलते हैं, वह शुद्ध पदार्थ जो एक, ठीक है, एक ही स्पेशल पार्टिकल से मिलकर के बनता है, एक ही से बने, जैसे हाइड्रोजन, जैसे कार्बन, जैसे नाइट्रोजन, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। क्लोरीन, जब कोई तत्व, जब कोई भी ऐसा पार्टिकल तत्व तब कहलाता है जब वो क्या हो? एक ही पार्टिकल से बना हो, एक ही पार्टिकल से। ठीक है, और क्या? वो प्योर हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो प्योर हो। मतलब तत्व क्या होता है? पहली बात, एक शुद्ध पदार्थ। क्या होता है शुद्ध पदार्थ? मतलब कि प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस होता है वो। ठीक है, दूसरा, ये क्या होता है? एक ही जैसे एटम से मिलकर के बनते हैं, सिर्फ एक एटम, अलग अलग नहीं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, आयरन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? एलिमेंट्स। ठीक है, इन्हें हम तत्व कहते हैं। इन्हीं तत्वों से, इन्हीं एलिमेंट्स से ही आगे चल करके हम पढ़ेंगे एटम। ये समझ में आ रहा होगा, इसे कहते हैं हाइड्रोजन, इसे कहते हैं आयरन। आयरन Fe को हम लोग क्या कहते हैं? लोहा भी कहते हैं। हिंदी वाले जान लें इस बात को, आयरन को हम लोग लोहा भी कहते हैं, और O का मतलब हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो जरा इस चीज को ध्यान से देखिएगा। तत्व क्या होता है? ये कंप्लीट हो चुका है अब। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी यह है कि हम कभी भी जो तत्व होता है उसे अलग नहीं कर सकते, उसके तत्व को हम उसके और छोटे पार्ट्स नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आयरन है तो हम आयरन को, अब ये एग्जांपल अलग होगा कि लोहे का टुकड़ा लेते हैं, लोहे के टुकड़े को हम क्या करते हैं? कट कर देते हैं लोहे से, या कैसे भी करके उसे कट कर देते हैं, पीट करके सीधा कर देते हैं, तो उसके क्या होते हैं? वो शेप साइज चेंज हो जाते हैं, या कट कर देते हैं तो अलग अलग हो जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो आयरन होता है, यानी कि Fe या हाइड्रोजन या कोई भी एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट, कभी भी उसको हम क्या कर सकते? अलग नहीं कर सकते उसके कंपोजिशन से, उसके कंपोनेंट्स से। ठीक है, हाँ, उसके बाद देखते हैं हम एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या होते हैं? एटम किसी भी मैटर का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि उससे छोटा हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। ये तब तक वर्क करता है जब तक कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी हम लोग मानेंगे। जैसे ही डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी हम लोग नहीं मानते हैं, चूंकि ये सिद्ध हो चुका है, दिस इज प्रूफ कि एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम जरा ये चीज यहां पे देखेंगे कि एटम्स क्या होते हैं। तो एटम्स में, एटम किसी भी पार्टिकल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट वो है पार्टिकल, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, इज कॉल्ड एटम। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, एटम्स कहते हैं, परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं, सॉरी, अणु, परमाणु। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स ये हो गए, एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम, ठीक है, क्लोरीन एटम, ये तो सब मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पे एक सेकेंड, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये हो गया क्लोरीन एटम, ये हो गया ऑक्सीजन एटम। अब हम इसे कब मॉलिक्यूल्स कहेंगे? यही एटम जब एक से अधिक जुड़ करके
कोई दूसरा कंपाउंड बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स when one or more atoms combines, when one or more atom combine with another atom, it is called molecule। मतलब कि जब पहले से ही अगर कोई एक एटम है उसमें कोई दूसरा एटम हम कंबाइन करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? हम मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसी चीजें हमको याद रखनी होगी हमेशा दिमाग में। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स में एटम्स, ये याद रखना है कि हमको एटम क्या होता है, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। और मॉलिक्यूल क्या होता है, कोई भी दो एटम अगर कंबाइन हो गए तो मॉलिक्यूल बना देंगे। यहां पे दो एटम क्या है, एक छोटा ये, एक क्लोरीन ये है, दूसरा क्लोरीन ये है, दोनों कंबाइन हो गए तो क्या बना दिए? क्लोरीन, Cl2 बना देंगे। अगर नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, कंबाइन हुए तो क्या बना दिए? ऐसा नाइट्रोजन बना देंगे, खत्म बात। ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये एटम्स हैं। सिंगल एटम्स क्या होते हैं, हमेशा सिंगल पाए जाते हैं, कभी डबल नहीं होते। मॉलिक्यूल्स डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ट्रिपल भी हो सकते हैं। हो सकता है मॉलिक्यूल्स में क्या हो कि एक ऐसा एटम हो जो कि दूसरा हो, दूसरा एलिमेंट हो, जैसे कि एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा क्लोरीन हो गया, HCl। ये अलग मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, दो एटम्स HCl में कंबाइन हो रहे हैं। पहला है हाइड्रोजन एटम, दूसरा है क्लोरीन एटम, लेकिन ये दोनों सेम टू सेम नहीं है। अगर यहां पे भी हाइड्रोजन होता तो हम कहते हैं क्या है, ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर मतलब क्या, एक जैसे न्यूक्लियस वाले मॉलिक्यूल। लेकिन चूंकि यहां पे हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग एटम है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, हेट्रोन्यूक्लियस है, मतलब विषम। हेट्रो मतलब विषम होता है, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस, विषम न्यूक्लियस वाले मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम जरा जान लेते हैं होमोन्यूक्लियस एंड हेट्रोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल्स। होमो में क्या होते हैं, एक जैसे एटम वाले। जब एटम्स क्या होते हैं, एक ही जैसा हो तो उसे हम कहेंगे, जब दो या दो से अधिक एटम कंबाइन होते हैं और वो भी एक जैसे एटम, व्हेन टू और मोर देन सिमिलर एटम्स, व्हेन टू और मोर देन टू सिमिलर एटम combines to form a molecule is called homonucleus molecule। ठीक है, और अगर ये सब कुछ सेम रहे, व्हेन टू और मोर देन टू सिमिलर के जगह पे हम डिससिमिलर कर दें, यानी कि ये तो हो गया होमोन्यूक्लियस। अब अगर यहीं पे कर देते हैं डिससिमिलर, मतलब कि अलग अलग, डिससिमिलर मतलब अलग अलग, डिससिमिलर मॉलिक्यूल, ये क्या बनाएंगे, हेट्रोन्यूक्लियस। ठीक है, हेट्रोन्यूक्लियस में। अब होमोन्यूक्लियस का एग्जांपल, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ठीक है, एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं, बहुत। डिससिमिलर में क्या हो गया, HCl, NaCl, NaOH, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये चीज याद रखनी होगी। अब आगे भी अभी इसमें आएगा और चीजें। अब हम जरा देखते हैं क्या होता है मिक्सचर, क्या होता है कंपाउंड। हम लिखेंगे यहां पे कंपाउंड या मिक्सचर। पहले मिक्सचर, मिक्सचर एक टाइप का ऐसा मैटर सब्सटेंस होता है। जब मिक्सचर क्या है कि मिक्सचर का हिंदी में सूत्र मतलब जान लीजिए क्या होता है। मिक्सचर में दो या दो से अधिक सब्सटेंस को, दो या दो से अधिक वस्तुओं को
चीजों को, मैटर को, हाँ अगर मैटर है 2 या 2 से अधिक हैं, हम उनको अगर मिक्स कर देते हैं, अगर हम 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं किसी भी रेशियो में, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। तो चूंकि ये हम किसी भी रेशियो में कर रहे हैं, ये याद रखना होगा, मिक्सचर को हम क्या कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस किसी भी रेशियो में अगर हम उसे मिक्स कर दें, मिक्सचर कहला दिया गया। ठीक है, मिक्सचर में क्या होगा, तब यहां पर हम अगर उसको डिफाइन कर सकें अच्छे से, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेके फिर तब बताते हैं डेफिनेशन वगैरह। एग्जांपल में क्या होगा, जैसे शुगर और वाटर, ठीक है, या दूसरा भी एग्जांपल हो सकता है, शुगर ले लिया जाए, उसमें राइस, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, शुगर अलग हो गया, राइस अलग हो गया, लेकिन क्या वो मिक्स हो पाता है, नहीं, बिल्कुल भी वो मिक्स नहीं हो पाता। तो चूंकि वो मिक्स नहीं हो पाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं क्या कहते हैं, वो एक होता है होमो मिक्सचर, एक होता है हेट्रो मिक्सचर। होमो मतलब होता है जो क्या होता है कि मतलब वो जो मिक्सचर होते हैं वो एक दूसरे में क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। और एक होता है हेट्रो, हेट्रो टाइप का क्या होता है कि वो मिक्स नहीं होता है। ठीक है, होमो और हेट्रो। मिक्सचर में हम सबसे पहले एक चीज जान जाएंगे कि मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस। सबसे जरूरी चीज होती है मिक्सचर क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। लिखेंगे दैट इम्प्योर सब्सटेंस, दैट इम्प्योर सब्सटेंस that impure substance which is made of 2 or more than 2, which is made up of 2 or more than 2 substances in any ratio। ऐसा ही इम्प्योर सब्सटेंस जो कि क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, किसी भी रेशियो में हो, रेशियो का कोई चक्कर नहीं है कि हाँ इसे फिक्स रेशियो में करेंगे या कुछ भी हो सकता है वो रेशियो। ठीक है, ये होता है मिक्सचर। अब दूसरी बात आती है कंपाउंड की। अब हमने एग्जांपल भी देख लिया इसका। मिक्सचर में 2 टाइप्स के होते हैं। पहला ये होता है कि जो मिक्सचर अपने सब्सटेंस में कंप्लीटली क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है, दूसरा होता है ऐसे मिक्सचर जो क्या होते हैं, कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते हैं। ठीक, दोनों मिक्सचर होते हैं, ऐसे मिक्सचर्स होते हैं। अब उसके बाद में आता है कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड मिक्सचर में एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल है जलीय विलयन। जलीय विलयन पता है, वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, वाटर ले लेंगे, वाटर में हम चाहे तो उसमें कोई साल्ट डाल देते हैं, साल्ट डाल दे, या उसमें कोई क्या कहते हैं शुगर डाल देते हैं। साल्ट रहे या शुगर रहे तो क्या होता है, वो जब मिल जाता है तो मिक्स होकर क्या बनाता है, एक मिक्सचर बनाता है। अब चूंकि वो क्या होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, वो क्या है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। जब वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो कहते हैं हम उसे क्या है, एक ऐसा मिक्सचर है जो कि उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व है। ठीक है, एक ऐसा भी मिक्सचर होता है जो कि डिसॉल्व नहीं होता है, या 2 ऐसे सॉलिड मिक्सचर्स इम्प्योर जो कि क्या होते हैं, उन लोगों को मिक्स कर दिया जाए तो क्या होते हैं, बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। जैसे साल्ट, साल्ट तो बहुत छोटा है, बड़े में रहते हैं शुगर एंड राइस। सैंड ले लीजिए, बिल्कुल भी नहीं मिक्स होते हैं। अब बात आती है कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर के ठीक उल्टे होते हैं कंपाउंड। मिक्सचर में क्या है, इट इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। यहां पे देखिए इट इज इम्प्योर सब्सटेंस। लेकिन कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेज विच आर मेड अप ऑफ 2 or more than 2 सब्सटेंसेज इन फिक्स्ड रेशियो। उनका रेशियो कैसा होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो कंपाउंड्स में क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहली बात प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध पदार्थ। ठीक है, ये क्या होते हैं, फिक्स रेशियो। पहला कि ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, दूसरा इनका रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो में होता है।
ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, इन कंपाउंड्स को आप चाहे कैसे भी प्राप्त करिए, केमिकल रिएक्शन में चाहे डेली लाइफ में कैसे भी प्राप्त करिए, ये क्या होता है, ये फिक्स रेशियो में देगा। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों क्या कहते हैं, कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर, H2O बनाता है ना। ये जब कंबाइन होते हैं तो H2O बनाते हैं, और जो वाटर है इसका एक फिक्स रेशियो क्या है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम, हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहां पे 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन के 1 एटम। यानी कि जब भी 2 एटम हाइड्रोजन का और 1 एटम ऑक्सीजन का मिलेगा तो उस रेशियो से क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। वो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, चाहे कहीं पर भी। तो वाटर के लिए फिक्स रेशियो क्या हो गया, 2:1, यानी कि 2:1। इसी तरीके से हम कोई भी देख सकते हैं, एक इथाइल अल्कोहल है, इथिल अल्कोहल, जिसको हम लोग अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अल्कोहल्स में भी क्या होता है, C2H5OH होता है, ठीक है, C2H5OH। तो उसमें क्या होता है, कार्बन C2H5OH है, इसमें भी क्या होता है, इसका भी एक फिक्स रेशियो है। क्या है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1, यानी 2:3:1 रेशियो रहेगा। क्या रेशियो है, 2:3:1, ये रेशियो है किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ठीक है, इस रेशियो में है। लेकिन कंपाउंड का सबसे जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो वाटर ही होता है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल क्या, ये एक लिक्विड है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका एक फिक्स रेशियो होगा, बन जाएगा। लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए हम बेस्ट एग्जांपल किसे देते हैं, वाटर को ही बेस्ट एग्जांपल देते हैं, ठीक। अब उसके बाद में आ गई बात, ये मिक्सचर हो गया, कंपाउंड भी हो गया। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर मतलब कि मिक्सचर के मिश्रण के प्रकार, इसको हम हिंदी में ठीक है, आप समझ लिए, वैसे से लिखना कोई जरूरी नहीं है। मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर में मिक्सचर के 2 प्रकार होते हैं। कैसा हमने बता दिया है, होमो और हेट्रो। जो होमो होता है इसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, चूंकि मिक्सचर क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक इंप्योर सब्सटेंस होते हैं, वो किसी भी रेशियो में मिल जाते हैं, किसी रेशियो में मिल जाएंगे तो मिक्सचर बना देंगे। मिक्सचर का मतलब होता है कोई भी चीज आप 2 उठा लीजिए, बस मिला दीजिए, उसका रिजल्ट मत देखिए, रिजल्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो मिक्स हो गया, मिक्सचर हो गया। लेकिन अगर वो मिक्सचर एक फिक्स रेशियो में होता है, when 2 or more impure substances combined, या ये कहते mixed with each other in a fixed ratio, then it is called homogeneous mixture, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, पहला impure substance होते हैं, impure substance, दूसरा फिक्स रेशियो में मिक्स होते हैं, ये फिक्स रेशियो में मिक्स्ड होते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल के लिए क्या हम ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो एग्जाम्पल में वाटर में अगर हम साल्ट और शुगर मिलाते हैं, यानी कि नमक, चीनी और पानी का घोल मिलाते हैं, तो हमेशा क्या होता है, एक फिक्स रेशियो में होता है। नमक, चीनी और पानी का घोल क्या होता है, वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में होता है, तभी जाकर के हमको उसका टेस्ट मिलता है। और अगर वो टेस्ट ना मिले, ठीक है, इसको हम कहते हैं वाटर प्लस शुगर प्लस साल्ट, ठीक है। इन तीनों को मिक्स करें तो हमें एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों को जब हम एक फिक्स रेशियो में मिक्स करते हैं तो ही जाकर के हमको उस मिक्सचर का टेस्ट मिलता है।
ये सबसे सिंपल सा एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ में। वाटर को कम कर दिया जाए, अगर रेशियो फिक्स ना हो, वाटर को कम कर दिया जाए, शुगर बढ़ा दिया जाए, साल्ट को और भी बढ़ा दिया जाए, तो वो अजीब सा टेस्ट लगेगा, तो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाएगा, है ना। इसे कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, कि उसमें क्या होता है, दो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, दोनों इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्स कर देते हैं, लेकिन रेशियो उनका फिक्स होता है, तो हम कहते हैं उसको होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे हवा में गैसेस होते हैं, उन्हें कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, वो भी होमोजेनियस है। उसका आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि ऐसे मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, किसी भी मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर वो किसी भी अनुपात में है, किसी भी रेशियो में है, उठाया चावल, उठाया शुगर, दोनों को मिला दिया, चावल उठाया इधर से, राइस 8-10 उठा लिए दाने, इधर रख लो एक पेपर पे, उसके बाद दूसरे में क्या करना है, दाल आती है, कोई भी दाल, रहर दाल, मूंग दाल, कोई भी दाल हो, तो क्या करना होता है, उसको लेकर के उसमें रख लो, मिला दो ऐसे हाथ से, ऐसे कर दिया हाथ से, तो क्या वो मिक्स हो जाता है? नहीं, लेकिन फिर भी मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है? मिक्सचर इसलिए है क्योंकि हमने दो अलग अलग सब्सटेंस को उसमें लेकर के मिक्स कर दिया है, दो अलग अलग सब्सटेंस को लेकर के उसमें मिक्स कर दिया, तो मिक्सचर हो गया, इम्प्योर हो गया। लेकिन अब चूंकि उसमें दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं, ना तो उसमें कोई फिक्स रेशियो है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब हम जरा नेक्स्ट देखते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। ये तो हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब अगर मान लीजिए कोई होमोजीनियस मिक्सचर है या कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो उसके पार्टिकल्स को हम कैसे अलग करते हैं? हाउ विल वी सेपरेट द पार्टिकल्स, हाउ विल वी सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हम कैसे उनको अलग कर सकते हैं? ठीक है, तो चलते हैं। क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर में कि दो, सबसे पहले हेट्रोजीनियस देखते हैं, बहुत सिंपल सा। हेट्रोजीनियस सिंपल है, पहला उसमें एग्जांपल आ जाएगा। वो एग्जांपल क्या होता है, जैसे हैंड पिकिंग से राइस और व्हीट, चावल और गेहूं, या राइस और हम अगर कोई दाल लेते हैं, पीस, दोनों को हम मिक्स कर देते हैं। हमको अगर उसको सेपरेट करना हो, हेडिंग हम डाल देंगे यहां पे, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर कोई हेट्रोजीनियस कंपाउंड है, मिक्सचर है, सॉरी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, सबसे फर्स्ट मेथड होता है हैंड पिकिंग। ठीक है, हैंड पिकिंग मेथड में क्या होता है, हैंड पिकिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि हैंड पिकिंग का मतलब हाथ से निकाल देना, पिक किया फेंक दिया। जैसे चावल में कुछ कंकड़ वगैरह मिल जाते हैं, वो मिक्सचर है, लेकिन क्या करते हैं, हम कंकड़ तो नहीं खाते हैं, हम कंकड़ को निकालते हैं, चावल को बनाते हैं, तो इसके लिए हैंड पिकिंग मेथड का यूज किया जाता है। तो ये एक मेथड है, मिक्सचर्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। लेकिन कैसे मिक्सचर को, ऐसे मिक्सचर को जो कि क्या हो, हेट्रोजीनियस हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए एक है हैंड पिकिंग मेथड, पहला है। ठीक, दूसरा मेथड आ जाता है, मान लीजिए अगर हमको किसी मिक्सचर को क्या करना है, सेपरेट करना है, दूसरा जो मेथड होता है वो है, मान लिया जाए कोई ऐसा कंपाउंड है, ऐसा मिक्सचर है जिसे हम हीट करते हैं और वो तुरंत बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है, उसको हम हीट करते हैं, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहेंगे, सबमिसिबल पार्टिकल। क्या कहते हैं, सबमिसिबल पार्टिकल। और जब हम किसी सबमिसिबल पार्टिकल्स का सेपरेशन करते हैं, उसके कंपोनेंट्स का सेपरेशन करते हैं, ठीक है, तो उस मेथड को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन मेथड, सब्लिमेशन मेथड ऑफ मिक्सचर। ठीक है, सब्लिमेशन मेथड ऑफ मिक्सचर। तो इस मेथड में क्या करते हैं, सब्लिमेशन मेथड में हम लोग क्या करना होता है, ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें एक ऐसा ट्राइपॉड स्टैंड बनाते हैं, हम बनाते चलते हैं, एक ऐसा ट्राइपॉड स्टैंड ले लेते हैं, एक पीछे होता है स्टैंड, हमको पता होना चाहिए, ऐसे एक पीछे, ये जो ये लास्ट साइड है ये पीछे होती है हमेशा। ठीक है, इस पर हम क्या करते हैं, एक चाइना डिश ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, हम इस पे एक चाइना डिश रख लेंगे
और इस चाइना डिश में, एक सेकेंड छोटा फिगर बनाते हैं, ये हो गया, इस पे एक चाइना डिश रख लिया, इसमें हम उस सॉलिड पार्टिकल को फिल कर देते हैं, ठीक है, जिसका हमको सब्लिमेशन करना होता है। ध्यान से रहे, दिमाग में रखिएगा इस चीज को, हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन मेथड में हम क्या करते हैं, ऐसे पार्टिकल्स को, ऐसे सब्सटेंस को हम सेपरेट करते हैं जो सब्लिमेबल होते हैं। सब्लिमेबल मतलब क्या, जिनको हम हल्का सा हीट करते हैं वो तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ज्यादा हीट करने पर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। प्रोसेस ये है कि कोई भी सॉलिड को अगर गर्म किया जाएगा तो पहले लिक्विड में होगा कन्वर्ट, ठीक है, फिर वहां से वो क्या करते हैं, गैस में। लेकिन जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन मेथड, ठीक है। और ऐसे पार्टिकल्स को, ऐसे कंपाउंड को, ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, सब्लिमेबल मिक्सचर। तो जब हम ऐसे मिक्सचर को हम इसमें यहां पे क्या करेंगे, यहां पे फिल कर लेते हैं, रख लिया यहां पे। इसके बाद क्या करते हैं, इसके हम ऊपर से ऐसे हम इसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। कवर कर देते हैं किससे, ये फनेल है, इसे हम लोग कहते हैं फनेल। सेपरेटिंग फनेल दूसरा होता है, ये फनेल दूसरा होता है। ये एक फनेल है, फनेल को हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करके रख देते हैं। पहले फनेल ऐसे रहेगा, फनेल का मतलब क्या होता है कि ये जो मिक्सचर वगैरह होता है, जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं केमिस्ट्री में, तो उसको जब सेपरेट करना होता है, वो उसमें अगर मान लिया जाए कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन में या कोई विलेन है, विलेन में कुछ पार्टिकल्स हैं, उनको हमको निकालना है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिक्विड पार्टिकल्स को हमको लेना है, तो हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर लेते हैं, उसमें फिल्टर लेते हैं, फिल्टर पेपर लगाते हैं, उस पर क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो वही चीज यहां पे की जाएगी। ये हमने बना लिया यहां पर क्या, ये बर्नर हो गया, यहां से ये बर्नर जल रहा है, यहां पर ये ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, यहां से हम इसको हीट देते हैं, जला गर्म करते हैं। ये क्या करता है, यहां से वेपोराइज होता है, धीरे धीरे वेपोराइज होगा, ऊपर जाएगा। और यहां पे हम कॉटन लगाए रखते हैं, ये क्या है, कॉटन। यहां पर ये वेपोराइज होता है, वेपोराइज होने के बाद से क्या आता है, धीरे धीरे आता है, तो यहां पर ऐसे जमने लगता है। ऐसे हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, जमने लगता है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं जो इस मिक्सचर, इस कंपाउंड के जो इस मिक्सचर के जो कंपोनेंट है, जो कि इम्प्योर है, जो सब्लिमेबल मिक्सचर है, ये क्या होता है, ये जब ऊपर जाता है तो इसका टेम्परेचर कम होता है, और आने के बाद वहां पे क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में आता है, लेकिन आते हैं तो फिर से गैस हो जाता है यहीं पे, और यहां पे आता है तो यहां पे क्या होता है, ये लिक्विड से कन्वर्ट होकर सॉलिड में यहीं पे चिपक जाता है। तो ये दो अलग अलग टाइप्स के हैं इसमें। एक यहां पे हमने कंपोनेंट ले लिया है, अपने जो मिक्सचर लिया हुआ उसको यहां पे पुट करेंगे, उसके बाद इसमें क्या करते हैं, हम सेपरेट करने के लिए यहां पे फनेल उल्टा लगा दिया यहां पे, और यहां से नीचे हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, हीट कर देंगे, यहां से दोनों अलग अलग मिल जाते हैं हमको, उसके कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम इसके, अब ये बात आती है, इसको हम हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। ये ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होती है, या ये सब्लिमेशन मेथड क्या होता है, हमने पहले बता दिया है। एग्जांपल देख लेते हैं। ये पूछता है एग्जाम में, ये ऐसा 2005 में 5 में और 2008 में पूछा हुआ है कि ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से हम कैसे मिश्रण को अलग करते हैं, किस प्रकार के उदाहरण। उस पर नीचे ऑप्शन दे दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया था, हम ऑप्शन नहीं बताते हैं, सिर्फ हम उसका एग्जांपल बताते हैं कैसे को अलग, हम किस किस मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। जैसे एंथ्रासीन, नाम याद रखिए, थोड़ा सा कठिन नाम है, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, ये सारी चीजें आपको 9th की बुक में मिल जाएगी। मिक्सचर नाम का एक चैप्टर नंबर 2, उसमें आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा। नेप्थलीन, एंथ्रासीन, कैम्फर, ठीक है, कैम्फर मतलब कपूर। इन सबको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। अब आती है बात सेकंड मेथड की, थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड में हम क्या करते हैं, कोई ऐसे भी सॉल्यूशंस होते हैं, कोई ऐसा भी मिश्रण होता है जिसमें क्या होता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सॉलिड का मिक्सचर पढ़ा था, 2 सॉलिड्स को हमने ऐड कर लिया, मिक्स कर लिया, तो बना दिया, एक अलग मिक्सचर बनाया। अब हम पढ़ेंगे कि जब एक सॉलिड को या एक लिक्विड को एक लिक्विड के साथ मिला देते हैं, तो उनको जो मिक्सचर बनता है उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। सॉलिड को लिक्विड के साथ अगर हम मिला देते हैं, उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे,
ठीक है, तो पहले हम चलते हैं सॉलिड को लिक्विड के साथ कैसे मिलाने पर सेपरेट करते हैं। सॉलिड को लिक्विड का मतलब क्या हो गया, ये एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में हमने क्या रखा है, लिक्विड, कोई भी वाटर मान लिया रखा हुआ है। वाटर में यहां पे नमक है, ठीक, नमक ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसी में चीनी भी है, शुगर जिसको कहते हैं, शुगर इसमें है। हम क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, इसको हम हीट कर देंगे, ठीक है, हीट कर देंगे तो क्या मिलेगा, वाटर वेपर बन करके निकल जाएगा। वाटर क्या होता है, वेपर बन करके निकल जाता है, और लिक्विड उसी में वाटर वेपर बन करके निकल जाएगा, जो लिक्विड होगा वेपर बनकर निकल जाएगा, और जो सॉलिड होगा वो क्या होता है, नीचे लास्ट में ऐसे बच जाता है यहां पे, ठीक है, और वेपर फॉर्म में लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है। आई बात समझ में। इस मेथड को हम लोग इवेपोरेशन भी कहते हैं, इवेपोरेशन मेथड ही इसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक मेथड आता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो फोर्थ हमारा है, ये था हमारा इवेपोरेशन मेथड, फोर्थ में आता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, अगर हम कहें कि आप दूध यानी कि मिल्क से क्रीम कैसे निकालेंगे, मिल्क से अगर आपको क्रीम निकालना हो तो हम क्या यूज करते हैं, उस मेथड का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि मिल्क लेते हैं, मिल्क को हम क्या करते हैं, जैसे या बटर हमको निकालना हुआ, ठीक है, कर्ड्स निकालने हुए मिल्क से, तो हम क्या करते हैं, उसको लेकर के वो एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आती है, उसमें रख देते हैं। वो मशीन का काम क्या होता है, अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो मशीन का काम क्या होता है, वो जो लिक्विड आता है यानी कि जो मिल्क है, उस मिल्क को हम एक पॉट में रख देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन पॉट कहते हैं। उसमें रखा रहता है, वो मिक्स, वो क्या करता है, वो बस ऐसे मशीन होता है, ऐसे रोटेट करता रहता है, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, उससे क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाएगा, ठीक है, और जो भारी था वहीं पे लगा रहता है, उसी में हार्ड पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें लगे रहते हैं उसी। तो ये जो एग्जाम्पल होता है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का, मिल्क से क्रीम निकालना। एग्जाम्पल में हम दे देते हैं यहां पे, मिल्क से क्रीम निकालना, ठीक है, मिल्क से क्रीम का निकालना क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में आता है ये चीज। एक सेकेंड, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में ये हो गया। उसके बाद में आता है फिफ्थ मेथड क्या होता है, ऐसे मिक्सचर्स, लिक्विड मिक्सचर्स, हम अब पढ़ेंगे लिक्विड से लिक्विड को, ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स जिन्हें हम सेपरेट कर सकें, ठीक है, वो भी दो तरीके होते हैं ऐसे। पहला होता है कि ऐसा लिक्विड मिक्सचर जो एक दूसरे से मिला हुआ है, जो एक दूसरे से मिला हुआ है, उसे हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स। क्या कहते हैं, मिसिबल लिक्विड्स। मेथड टू सेपरेट टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। मिसिबल लिक्विड्स, अगर दो या दो से अधिक मिसिबल लिक्विड्स होते हैं तो हम कैसे उसको सेपरेट करते हैं, उसको सेपरेट करने का तरीका होता है डिस्टिलेशन मेथड। वो क्या होता है, डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है हम आपको बता देते हैं, उसका फिगर बनाना थोड़ा यहां पे मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा बनाने में, हम बता देते हैं। डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है कि हम एक बीकर लेते हैं, एक बीकर लेंगे ऐसे, इस बीकर में हमारा वो दोनों लिक्विड के मिक्सचर यहां पे पड़े होंगे, ठीक है, ये होता है यहां पे मिक्सचर, ठीक है। एग्जांपल लेंगे हम यहां पे एसीटोन एंड वाटर का। ये पूछता है, कभी भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जब भी एग्जाम में पूछेगा वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ऐसे टू मिसिबल लिक्विड्स, यानी ऐसे दो लिक्विड्स, ऐसे दो द्रव जो कि क्या आपस में घुलनशील हैं, ठीक है, दोनों को मिक्स किया जाता है, वो क्या होते हैं, सॉल्युबल है, दो के दोनों मिल जाते हैं आपस में, जैसे एसीटोन एंड वाटर। उन्हें हम किस मेथड से अलग कर सकते हैं, किस मेथड से अलग कर सकते हैं, तो मेथड क्या होगा, इसका नाम है डिस्टिलेशन मेथड। याद रखिएगा, डिस्टिलेशन मेथड,
मेथड, डिस्टिलेशन मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसमें क्या करते हैं कि इसे नीचे से हीट दिया जाता है, हीट देने के बाद में प्रोसेस ये होता है कि जब हम बीकर में मिक्सचर को ले लेते हैं, मिक्सचर को लेने के बाद उसे हम नीचे से हीट करते हैं ट्राइपॉड स्टैंड लगा करके। जब उसे हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद वो क्या होता है, ऊपर से टेम्परेचर लगा रखते हैं ताकि वो आराम से, ज्यादा हमें ये ना हो कि वो जब उसको हीट कर रहे हैं तो ऐसा टेम्परेचर आ जाए वो बॉयल होना शुरू हो जाए, या हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये था वेपर फॉर्म में आता, थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है। वहां से वेपर फॉर्म में वो निकलता है, निकलने के बाद क्या होता है, वो एक दूसरे ट्यूब से, वो उस ट्यूब को यहां से, यहां पर जो ये हम जो देख रहे हैं इसको, ये बीकर लगा हुआ होता है, ऐसे यहां पे हम बीकर लेते हैं, बीकर में ऐसे यहां पे वो मिक्सचर भरा हुआ है, मिक्सचर से एक यहां पे क्या करते हैं, एक बड़ा सा यहां पे ऐसे ट्यूब निकाला गया रहता है ऐसे, ठीक है, ऐसा ट्यूब, ये ट्यूब निकला हुआ है। इसी ट्यूब में वाटर भी कंटेन होता है, ठीक है, वाटर यहां पे कंटेन होता है इस बीच में, यहां पे, ठीक है। ये इसका काम क्या होता है कि ये इसको कूल करता है, और जब ये कूल करेगा तो इसके जो यहां पे, चूंकि ये हॉट है, यहां पे बीच में क्या करें, इसको हमने गर्म कर रहे हैं यहां पे बर्नर के थ्रू, ये एकदम हॉट हो गया है, यहां से डायरेक्ट क्या करता है, इवेपोरेट होकर के बाहर निकलता है, निकलते 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 यहां से आता है, और जब ये लिक्विड के बीच में आता है तो थोड़ा सा कूल पाता है अपने आप को, यहां पे हॉट है, यहां पे कूल है, तो फिर वो क्या करता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में वहां से आ जाता है। हम ये बात जानते हैं, किसी भी गैस को अगर हमको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसी भी गैस को लिक्विड फॉर्म में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, उसको हम कूल कर, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या करेंगे, ठंडा कर देते हैं, उसको ठंडा कर दो, आराम से वो क्या कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये यहां से हम क्या करते हैं, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। आई बस समझ में? ऐसे हम इसे धीरे धीरे कर कलेक्ट कर, एक तो यहां से निकल जाएगा, दूसरा इसमें पड़ा रह जाता है। तो ये मेथड है डिस्टिलेशन मेथड। उसके बाद में आता है सिक्स्थ मेथड। सिक्स्थ मेथड में हम क्या करते हैं, ऐसे इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स वे लिक्विड्स होते हैं जिन्हें हम जब मिक्स करते हैं आपस में, जब दो ऐसे लिक्विड्स को हम मिक्स करते हैं और इस प्रकार से मिक्स करते हैं कि वे आपस में मिक्स नहीं होते हैं। When two or more liquids are mixed, when two or more liquids are mixed, but they are not completely mixed, वो क्या होते हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते हैं अच्छे तरीके से। हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको मिलाते हैं, जोड़ देते हैं, ऐसा एक यहां से लिक्विड, कोई एक लिक्विड लिया, दूसरा लिक्विड लिया, दोनों क्या किया, यहां पे मिला दिया, मिला देंगे, उसका छोड़ दो ऐसे, देखो वो कभी मिल नहीं पाता है, वो कभी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब वो उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, उसको अलग करने का जो तरीका होता है वो होता है सेपरेटिंग फेनल से, सेपरेटिंग, दैट मेथड इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल से, फनल मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, अब इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है एक वाटर का और केरोसिन का, वाटर एंड केरोसिन ऑयल, ठीक है। वाटर और केरोसिन ऑयल लेते हैं, इन दोनों को हम मिक्स करते हैं, मिक्स करेंगे तो ये दोनों क्या होते हैं, मिक्स नहीं हो पाते हैं, वाटर नीचे रहेगा, केरोसिन ऑयल ऊपर रह जाता है। तो ऐसा क्या होता है, फिर इसको हम मिक्स करके मतलब सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, ऐसे मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो वो कौन से मिक्सचर होते हैं जिन्हें सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल मेथड से क्या होता है, इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि जो दो लिक्विड्स आपस में मिलाने पर भी मिलते नहीं है, बस वो क्या कहते हैं, नाम का होता है कि हाँ मिल गया है, एक ग्लास में उसको रख दिया है, ठीक है, लेकिन वो कभी भी मिल नहीं पाते हैं। अब उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, हम एक सेपरेटिंग फनल लेते हैं। सेपरेटिंग फनल थोड़ा सा ऐसा क्या कहते हैं, ये ओव्यूल टाइप का होता है थोड़ा सा। अब ये क्या होता है मैं बता दूं आप लोग को, ये यहां ऊपर से हम डालते हैं, ऐसे होगा, पहले थोड़ा सा हल्का शक्कर होगा, फिर घूमेगा ऐसे, फिर यहां पे आता है और उसके बाद फिर से ऐसे निकाल दिया जाता है। यहां पर एक लगाया गया जाता है ताकि यहां से हम बटन होती है, इसको हम रोटेट करते हैं तो यहां से जो भी लिक्विड होता है उसमें निकलता है। यहां से हम उस मिक्सचर को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद क्या होता है, यहां पे ये मिक्सचर आ जाते हैं, पूरा का पूरा मिक्सचर भरा रहता है ऐसे, ठीक है। मिक्सचर्स क्या होता है, ऐसे पूरे के पूरे इसमें भरे रहते हैं। अब इस जो मिक्सचर होता है, एक तरफ नीचे यहां पे क्या होगा, वाटर होगा,
ठीक है, और ऊपर क्या है, केरोसिन, केरोसिन ऑयल ऊपर है, वाटर नीचे है। ये दोनों पहले जब हम इसमें डालेंगे मिक्सचर को तो दोनों एक दूसरे से मिले रहते हैं, दो के दोनों मिले रहते हैं। ठीक, सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी हम ऐसा कोई लिक्विड लेते हैं, उनको मिक्स कर देते हैं, तो थोड़े समय के 10-15 मिनट के लिए उन्हें क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। 20 मिनट के लिए छोड़ दो, ज्यादा है तो 20-25 मिनट, आधे घंटे के लिए छोड़ दो, रिलैक्स, छोड़ दिया। उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो वाटर होगा वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो केरोसिन होगा ऊपर रह जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, यहां से ये वाटर है, वाटर यहां पे है, यहां से एक टोटी लगाया रहता है, इसको हम क्या धीरे से रोटेट करते हैं, वाटर निकलना शुरू हो जाएगा। निकलते निकलते जब यहां का वाटर यहां पे आ जाता है तो हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वाटर के पीछे पीछे केरोसिन भी आ जाए। तो अब हमने वाटर को निकाल लिया, थोड़ी देर के लिए बीकर को किनारे कर देते हैं। बीकर को किनारे कर दिया जाएगा तो उसके बाद से क्या रह जाएगा, उसमें केरोसिन ऑयल रह जाएगा। जब केरोसिन ऑयल होता है तो केरोसिन ऑयल को फिर से साइड में निकाल लेते हैं। इस तरह से हम सेपरेटिंग फनल से इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, अब ये हो गया यहां पे सेपरेटिंग फनल मेथड से दोनों को सेपरेट करने के लिए। अब उसके बाद में आती है बात कुछ, अब हम जरा ऐसे कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक से हट करके, ये टॉपिक हमें याद रखना होगा। अगले बार इस टॉपिक के हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद का टॉपिक हमारा आने वाला है वो टॉपिक होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, लेकिन उस नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो अभी हमने पढ़ा है, थियोरिटिकल है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, कभी भी सीधे सीधे नहीं प्रश्न पूछता है, हमेशा इससे क्वेश्चन थोड़ा रीजनिंग टाइप पे पूछता है। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में सबसे अधिक विसरण यानी डिफ्यूजन किसका होता है, तो गैस का होता है। ठीक है, इन सब का अपना अपना डिफ्यूजन रेट होता है गैसेस का, गैसेस में भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है सॉलिड्स, लिक्विड और गैस, इन तीनों में सबसे अधिक आकर्षण बल दो पार्टिकल्स के बीच में, दो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि किसी भी मैटर के दो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो किसमें सबसे कम होता है, सबसे कम किसमें होता है, तो हम कहेंगे गैस में। क्यों, क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जरा सा हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। ये थोड़ा सा कठिन है और यकीन मानिए एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये सब थ्योरी नहीं पूछता है। और आजकल मैं बताता हूं जरा आपको एक चीज, थोड़ा सा जब आगे जाओगे आप इसमें पढ़ने, तो जो ये बैंक और एसएससी में जो एग्जाम होते हैं उसमें सिर्फ 25 नंबर के जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट आते हैं। 25 तो रीजनिंग होता है, 25 मैथ्स, 25 इंग्लिश और 25 जनरल अवेयरनेस का होता है। इसमें से 7 मैक्सिमम 7 और 8 क्वेश्चंस मैक्सिमम, इसमें से सिर्फ ये साइंस से आते हैं। अब ये साइंस जो है, ये भी 7 हमने बहुत ज्यादा बोल दिया, 7 ज्यादा ही बोल दिया, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पहले ये 7-8 क्वेश्चन आता था, अब तो बस ओनली 5 क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसमें से भी कभी कभी 2, 1, 2, 5 से 7 क्वेश्चन मान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी उसका मूड घुमा दे दिया क्वेश्चन, आप लोग की बुरी नसीब। ठीक है, तो आ जाएगा 7 क्वेश्चन भी आ जाएगा। ये 5 क्वेश्चन आते हैं अगर, तो उसमें क्या होगा, कभी 2 ये दे देगा, कभी 1 ये देगा, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायो है, कभी 1 देगा, कभी इसमें 2 देता है, कभी इसमें 2 देता है, ऐसे डिवाइड कर देता है। तो ये जो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। केमिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से, फिलहाल 3 क्वेश्चन आता, बहुत कम पूछा हुआ है 25 क्वेश्चन के पेपर में। अब इन 3 क्वेश्चन में यह बताना जरा बहुत डिफिकल्ट है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, तो हमें एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना होगा और उसको रीजंस के साथ जानना होगा, अपने दिमाग में फीड करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेशक पूछ सकते हैं, बेशक आप पूछ सकते हैं। स्टडी खजाना का जो आप सब्सक्राइबर अगर हैं तो आप उस पर सब्सक्राइब करेंगे तो नीचे आप उसके क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल उसे बताएंगे। आप ये ना सोचे कि हम उसको क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। और अब हम जरा सा कुछ ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि ये 2-1-2 यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर,
कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है जो कि थोड़ा याद करने वाला है, रिमेम्बरेबल है, कि जैसे कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई एलिमेंट है, जैसे मान लिया कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इसके ओर्स कौन कौन से हैं, इसके कहां से जो है पाए जाते हैं, इसके और भी कई सारे जो और फॉर्म्स होते हैं, आयरन के कितने फॉर्म्स पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, कैल्शियम में क्या होता है, ये सब अलग अलग हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, तो अब हम जरा कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा नेक्स्ट पार्ट में होगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक है, अब हम जरा सा कुछ ऐसे उसको देखना शुरू करें जो एग्जाम में पूछा, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे पूछता क्या है, एक सेकंड, पूछता है इसमें नौसादर निम्नलिखित का रासायनिक नाम। कुछ ऐसे नाम यहां पर दिए जाएंगे जो साधारण नाम होता है, कॉमन नाम मतलब साधारण नाम, कॉमन नेम साधारण नेम होता है, उन्हें हम यहां पर रखेंगे, उनका हम केमिकल नेम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें हम केमिकल नेम में क्या कहते हैं। तो ये पूछा हुआ है डायरेक्ट। जैसे पहला है इसमें नौसादर, पहला इसमें है नौसादर। नौसादर का नाम क्या है फर्स्ट, तो नौसादर को हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, यानी कि अमोनियम। इसे आप लोग लिखते चलिएगा तो आपको अलग से कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ये हर बार कभी ना कभी ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं बता देता हूं, ये लगभग 20 या 21 के करीब में है, और ये हर साल तो नहीं लेकिन फिर भी कभी कभी अटेंड करके पूछता रहता है, और क्या पता कब पूछ दे। नौसादर, नौसादर साधारण नाम है, जैसे हम कहते हैं नमक, नमक एक साधारण नाम है लेकिन उसका फार्मूला क्या है, NaCl। समझ में आई बात, ये सिंपल सा हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। नमक कॉमन नेम है, साधारण नाम है। उसी तरीके से नौसादर, नौसादर को हम लोग क्या कहेंगे, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये सब 9th 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग सीरियस नहीं रहे हैं वो अब जान जाएं। ठीक है, क्योंकि ये जो है आते रहते हैं एग्जाम्स में। नौसादर को हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। दूसरा है साधारण नमक, साधारण नमक, ये क्या होता है, NaCl, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा, यहां पे इंग्लिश वाले तो होशियार हो गए हैं आजकल, हिंदी समझ जाते हैं जल्दी, क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया। तीसरा आता है लिथार्ज, लिथार्ज, लिथार्ज। जब हम लेड मतलब सीसा, Pb, लेड को ऑक्सीजन यानी कि O2 के संपर्क में लाते हैं तो लिथार्ज बनता है, लिथार्ज। लिथार्ज कॉमन नेम है, साधारण नाम है, इसको हम लोग लिखते हैं PbO से, यानी कि लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। फोर्थ में आएगा फोर्थ में आता है फिटकरी, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ये क्वेश्चन 48 2004 में 2008 में पूछा गया है, 2 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है, तो हम लिखेंगे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसका स्ट्रक्चर होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 24H2O। ठीक है, ये हो गया हमारा।
उसके बाद है जिप्सम। जिप्सम को हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O, इसे हम लोग कहेंगे कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। 6 पे आएगा विरंजक चूर्ण, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसे कहते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण। ये पूछा गया है 2002 में, 6 में एंड 8 में। ये अलग अलग एग्जाम से बता रहे हैं, कभी बैंक में, कभी एसएससी में, कभी एसएससी सीजीएल में, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। विरंजक चूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। ये याद रखें जरा। वैसे ही एग्जाम में ये नहीं पूछता है ज्यादा, सिर्फ ये पूछेगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो ये आप लिखेंगे, ये चीज कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम, या और क्या बताएंगे, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है? जब हम कैल्शियम को किसी भी हैलोजन के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बनाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो यहां लिखेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये पुराना वाला आ गया, हम इसे जरा नीचे कर देते हैं। ठीक है, ये सही है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। 7th पे आते हैं शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ ये होता है CO2 लेकिन सॉलिड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग आज तक गैस के बारे में जाने हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। ठीक, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सॉलिड के फॉर्म में होता है तो उसे क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? CO2 जब ठोस के फॉर्म में होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को कि जब ये पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ठीक है, एक तरफ लिख देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, या कुछ और करके दे दिया, तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड लिखा है वही होता है शुष्क बर्फ। ठीक है, उसके बाद कास्टिक पोटाश। कास्टिक पोटाश, इसे हम लोग लिखते हैं KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया KOH। ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी जो है पूछ सकता है, कभी पूछ लेगा। इसमें आपको जो है बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये 10 12 15 नाम है, आप उसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ये हो गया कास्टिक पोटाश। याद करने का जो है थोड़ा सा तरीका होता है, ऐसे नहीं। कॉस्टिक को हम ये क्या कहते हैं? कॉस्टिक पोटाश को हम लोग क्या कहते हैं? KOH। ये याद हो जाना चाहिए, आसानी से, सिंपल है। बड़ा नाम में आपका आएगा विरंजक चूर्ण, कैल्शियम OCl2। विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं हम लोग? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड विरंजक चूर्ण को कहते हैं। ये पूछ सकता है ऐसे, कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा कि जो इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, नहीं, कभी नहीं, उसको टाइम नहीं है। ये विरंजक चूर्ण लिखेगा, क्या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, आप बताओ क्या होता है इसका रासायनिक नाम, तो हम तुरंत ये लिखेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। 9th में आते हैं सुहागा, इसको हम लोग कहते हैं बोरेक्स। सुहागा, इसका स्ट्रक्चर होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये होता है बोरेक्स।
बोरेक्स। सोडियम, बोरॉन और 7 ऑक्सीजन लगाया रहता है, तो यानी Na2B4O7 इंटू 10H2O। ये क्या हो गया, सुहागा का होता है फॉर्मूला, और ये हो गया इसका केमिकल नेम बोरेक्स। ठीक है, सुहागा बोरेक्स, याद रहना चाहिए इस चीज को। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद से आता है एल्कोहल 10। एल्कोहल सबसे कॉमन है, एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। C2H5OH को हम लोग कहते हैं एल्कोहल। ठीक है, इसका केमिकल नाम क्या है, इथाइल एल्कोहल, इसका नाम है इथाइल एल्कोहल। ठीक है, ये तो एल्कोहल सब लोग जानते होंगे। उसके बाद आता है 11th कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा हमने इससे पहले पढ़ा था क्या, इससे पहले हमने पढ़ा था कॉस्टिक पोटास। कॉस्टिक पोटास, और अब क्या है, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक का मतलब क्या होता है, Na। हम याद रखेंगे, याद करने का तरीका है, कॉस्टिक का मतलब हो गया यहाँ पे OH हो गया। कॉस्टिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे OH होता है, और सोडा का मतलब सोडियम, NaOH ले लिया। ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 11 नाम हो गए। बाकी के अभी और भी ऐसे चीजें हैं जो एग्जाम में कभी कभी पूछता है। ठीक है, उसको हम अब अगले लेक्चर में उसको देखा जाएगा, कितने नाम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब बाकी के लगभग अभी आपके 10 और नाम है, 10-11 हो गए हैं। 10-11 नाम और है जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये बैंक SSC के एग्जाम में जो कभी पूछा जाता है, तो ऐसे कभी सीधे नहीं पूछा जाएगा, बस ऐसे पूछा जाएगा कॉस्टिक सोडा इसका रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा। और कभी भी किसी चीज को आप इतना डीपली जब जानेंगे तभी बता पाएंगे आगे। ठीक है, केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था, अब वो फिर अगले लेक्चर में हम लोग एक बार हल्का सा रिवाइज कर देंगे। उसके बाद फिर डायरेक्ट आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। वो क्या था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। उसमें हम एटम्स के और डिटेल में जानेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, देखा जाएगा फिर। थैंक यू।